हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द 15 मिनट्स ऑडिट रिवीजन सीरीज। आज हम रिवाइज करने वाले हैं एसे 299 जो कि होने वाला है जॉइंट ऑडिट पर। तो सभी बच्चों का स्वागत है। आप मुझसे हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैडम आपके पिछले एक आध दिन से वीडियो नहीं आए हैं, सो आई वाज ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ विच आई कुडंट अपलोड द वीडियो, बट देन नाउ ऑफ कोर्स वी विल बी रेगुलर एज ऑलवेज। तो एसे 299 आपका जॉइंट ऑडिट पे है, तो आप इस वीडियो से कभी भी फटाफट इस एसे को रिवाइज कर सकते हैं, चाहे आपके एग्जाम जनवरी में हो, चाहे मई में हो या सितंबर में हो। तो चलिए जॉइंट ऑडिट को रिवाइज करते हैं और इसको ट्राई करेंगे कि इन 15 मिनट में जॉइंट ऑडिट के मैक्सिमम पॉइंट्स आपको याद भी हो जाए। तो चलिए लेट्स गेट द क्लास रोलिंग एंड लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। चलिए, तो जॉइंट ऑडिट ये जो पार्ट है एसे 299 का, ये आपके ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में सीए इंटर के सिलेबस में कवर्ड है। सबसे पहले जॉइंट ऑडिट क्या होता है? जॉइंट ऑडिट मतलब दो या दो से ज्यादा ऑडिटर मिलकर किसी कंपनी की ऑडिट करें। तो देखो, जब आप बड़े बड़े कंपनीज की ऑडिट करने जाते हो तो वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, तो एक ऑडिटर इतनी बड़ी ऑडिट को मैनेज नहीं कर पाता। इसलिए जॉइंट ऑडिट जो है की जाती है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा ऑडिटर जब मिलकर काम करेंगे तो वर्कलोड कम हो जाएगा, बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगी, काम अच्छे से कर पाओगे, और क्या है कि रिसोर्सेज कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो इसलिए जॉइंट ऑडिट की जाती है, राइट। तो आप जब बड़े कंपनीज की ऑडिट करते हैं, क्योंकि एक अकेला ऑडिटर काम हैंडल नहीं कर सकता, तो जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। जॉइंट ऑडिट करने के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। तो चलिए सबसे पहले एडवांटेजेस देखें। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट, तो आप क्या बोलोगे? वी, मैं और तुम, वी, जब हम मिलकर, साथ मिलकर जब हम जॉइंट ऑडिट करेंगे, एक दूसरे को सीसी, ईमेल में सीसी करके काम करेंगे, तो ऑडिट बेटर होगी। तो दिस इज द मेमोरी टेक्निक। क्या है स्टोरी लाइन? क्या है? अगर क्वेश्चन आता है कि जॉइंट ऑडिट के क्या फायदे हैं, तो आप क्या बोलोगे? वी, मैं और मैडम जब मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को सीसी करेंगे सारी चीज, तो काम बेटर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है अगर जॉइंट ऑडिट पे, जॉइंट ऑडिट के क्या फायदे हैं, तो बोलो मेरे साथ, वी, साथ मिलकर जब काम करेंगे, सीसी, एक दूसरे को ईमेल पे सीसी करेंगे, तो काम बेटर होगा। तो चलिए, इस मेमोरी टेक्निक से काफी सारे पॉइंट्स तो आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। क्यों मतलब क्या है? सबसे पहले क्यों मतलब, अगर आप जॉइंट ऑडिट करेंगे तो क्या है? बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, काम बेटर होगा क्योंकि वर्कलोड शेयर हो जाएगा, एक्सपर्टीज, आप एक दूसरे की एक्सपर्टीज आपको मिल जाती है, तो बेटर क्वालिटी आपके काम की होती है। डब्ल्यू मतलब क्या है? आपका जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। डब्ल्यू मतलब वर्क, तो वर्कलोड कम हो जाता है। ई मतलब एक्सपर्टीज, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, आपस में जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। एस मतलब क्या है बेटा जी? इंप्रूव्ड सर्विस, आप क्लाइंट को बेटर सर्विस दे पाते हो, है ना। जब आप वर्कलोड कम है, एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हो, म्यूचुअली कंसल्ट करके काम कर रहे हो, तो बेटर सर्विस आप दे पाएंगे। एम फॉर म्यूचुअल कंसल्टेशन, आप सारा काम एक दूसरे से म्यूचुअली कंसल्ट करके कर पाते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है म्यूचुअल कंसल्टेशन का। सी एंड सी, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, सी फॉर कॉस्ट के रिलेटेड दोनों पॉइंट। कॉस्ट कम हो जाता है, स्टाफ का जो कॉस्ट है लगने वाला वो भी कम हो जाता है। लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, काम का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है, मतलब लोअर कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट डिवाइड हो जाता है, तो लोअर कॉस्ट हो जाता है टू कैरी आउट द वर्क। एक और सी अगर हम बात करें, हेल्दी कॉम्पिटिशन, दो लोगों के बीच में आपस में एक थोड़ा हेल्दी कॉम्पिटिशन भी बना रहेगा, तो काम भी बेटर होगा। तो हेल्दी कॉम्पिटिशन विच विल लीड टू अ बेटर परफॉर्मेंस, राइट। तो सी 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 मतलब 2 पॉइंट कॉस्ट से रिलेटेड है, 1 पॉइंट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है, राइट। एंड एक क्या है आपका पॉइंट, ये याद रखिएगा, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो क्या करती है? लोकल फर्म्स के साथ मिलकर जॉइंट ऑडिट करती है, क्योंकि लोकल फर्म्स को लोकल लॉज एंड लोकल रेगुलेशन के बारे में ज्यादा आइडिया होता है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, एक मिनट रुकेंगे, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं वो लोकल फर्म्स के साथ मिलकर जॉइंट ऑडिट करते हैं, क्योंकि लोकल फर्म्स इज इन लोकल फर्म बेटर पोजीशन में होती है, उन्हें लोकल लॉज के बारे में ज्यादा आइडिया होता है। तो ये हो गए एडवांटेजेस, तो बहुत सारे तो आपको याद हो गए होंगे इस मेमोरी टेक्निक से। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं मैडम जॉइंट ऑडिट के? देखो, जहां एडवांटेजेस हैं वहां डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो मेरे को बताओ सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है? फीस आपकी शेयर हो जाएगी। अच्छा,
दो लोग मिलकर काम करेंगे तो फीस भी दो लोग ही लेंगे ना, तो फीस क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। अब फीस शेयर होने से ऑडिटर को क्या आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फीस शेयर हो रही है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वेयर फर्म ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग आर एसोसिएटेड इन जॉइंट ऑडिट। मुझे बताओ, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब काम करते हैं तो दोनों की सोच ऑफ कोर्स अलग अलग होती है, तो दो ऑडिटर्स के बीच में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना भी ऑफ कोर्स है, क्योंकि दो लोग जब मिलकर काम कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आएगी ही। वेरी वेरी गुड, ओके। जनरल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ सम ऑडिटर। अब देखो, कोई ऑडिटर का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, कोई का कम होता है, तो एक अपने आप को हो सकता है दूसरे से सुपीरियर समझे, तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है, ज्यादा आता है। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, काम उतने अच्छे से देखो जब हो सकता है कोऑर्डिनेटेड ना हो, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो हो सकता है वर्क कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आए। कॉमन एरियाज वाले काम निग्लेक्ट हो जाते हैं, एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न, मतलब जो कॉमन एरियाज होते हैं, जो साथ में मिलकर चेक करने वाले एरियाज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, निग्लेक्ट हो जाते हैं। इसको लगता है वो कर लेगा, उसको लगता है ये कर लेगा, राइट, ओके। अनसर्टेनिटी अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ वर्क डन, किसने क्या काम किया है उसकी भी अनसर्टिनिटी रहती है कि किसको काम करने की, ये काम करने की लाइबिलिटी किसकी थी या किसने इस काम को किया है, उसको लेके भी थोड़ी अनसर्टिनिटी रहती है। तो ये हो गए डिसएडवांटेजेस। तो इसे याद कैसे करोगे, दो डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, फीस शेयर हो जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, राइट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाएंगे तो वो आदमी कोई भी काम ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, करेक्ट, कोई भी काम ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा और सारे काम को निग्लेक्ट करेगा। सही बोल रही हूँ क्या? अगर किसी को साइकोलॉजिकल इशू आता है तो कोऑर्डिनेशन तो वो किसी से करेगा ही नहीं और सारे काम को निग्लेक्ट भी करेगा। अच्छा, फीस शेयर हो जाती है, अगेन एक बड़ी प्रॉब्लम है। फीस, जो ज्यादा सुपीरियर अपने आप को समझता है उसको ज्यादा फीस, तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, ऐसा होता नहीं है, बस मेमोरी टेक्निक बना रही हूँ। तो आपको यहाँ पे जो है काफी सारे पॉइंट्स, यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपके याद हो जाते हैं। तो मुझे बताओ, क्या दो बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फीस शेयर हो जाना। फीस शेयर होगी तो सुपीरियर वाला बोलेगा मुझे ज्यादा फीस दो, तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो काम को कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा और कॉमन एरिया वाला काम निग्लेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के पॉइंट्स यहाँ पे याद हो गए। अच्छा, इसके साथ मैं सबसे पहले आपको एक और चीज करवाऊंगी। ज्वाइंट ऑडिटर, दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर काम करते हैं तो आपके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है? देखो, वैसे तो जो काम आपको एलोकेट किया गया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी काम को करने की है, उसी काम को एग्जीक्यूट करने की है। लेकिन कुछ कामों के लिए ज्वाइंट ऑडिटर ज्वाइंटली लायबल होते हैं। वो क्या काम होता है? सबसे पहले, फॉर वर्क नॉट डिवाइडेड, जो कॉमन एरिया वाला काम है, जो काम किसी के बीच में डिवाइड नहीं हुआ, जो आप मिलकर करने वाले हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सबकी है, राइट। ज्वाइंट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर वर्क नॉट डिवाइडेड। कॉमन ऑडिट एरिया वाले काम को चेक करने के लिए जो आपने डिसीजंस लिए हैं, कॉमन ऑडिट एरिया को आप कैसे चेक करने वाले हो, उसकी प्लानिंग के लिए जो डिसीजंस लिए गए हैं उसके लिए भी क्या है, सारे लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो डिसीजंस अबाउट प्लानिंग द वर्क ऑफ कॉमन ऑडिट एरिया, ऐसे मैटर्स जो एक ऑडिटर सबकी नॉलेज में लाया है और सबने उस पर अग्री किया है। मान लो एक चीज को कैसे चेक करना है, वो एक ऑडिटर मान लो एक मैटर लेकर आया सबके सामने और सबने उस बात पे अग्री किया है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उस काम को लेकर आ जाती है, राइट। आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बिल्कुल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बिल्कुल स्टैट्यूट्स, एसएज, आईसीएआई मतलब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, आईसीआई प्रोनाउंसमेंट्स के हिसाब से हो, ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल प्रेजेंट हो, प्रिपेयर हो एज पर एफआरएफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी बातें जो प्रेजेंट की गई है, डिस्क्लोज की गई है, वो बिल्कुल एज पर एफआरएफ की गई है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने की भी सारे ज्वाइंट ऑडिटर्स की है। जिस भी कंपनी की ऑडिट आप कर रहे हो, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल एफआरएफ के हिसाब से प्रेजेंटेड है, डिस्क्लोज्ड है, इसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सबकी है। तो ये ज्वाइंट वर्क है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है। तो मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले कॉमन ऑडिट एरिया वाले काम को वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है। अब इस कॉमन एरिया के काम को चेक करने के लिए, इसकी प्लानिंग के लिए जो आपने डिसीजंस लिए हैं, उस प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी है। उसके बाद ऐसे मैटर जो हो सकता है एक ऑडिटर सबके नॉलेज में लाया हो और सारे दूसरे ऑडिटर्स ने उस बात पे अग्री किया हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? सबकी है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज्ड है,
ये देखने की भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो, तो ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल एसएस के हिसाब से हो, ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी है। तो आई होप आपको समझ में आया है ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन चीजों के लिए ऑडिटर की रहती है। तो दो लोग जब मिलकर काम करेंगे तो ज्वाइंटली आप इन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, राइट? ओके, कॉमन एरिया वाला काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप इशू करोगे ऑडिट रिपोर्ट, और ऐसा मैटर जो सारे नॉलेज एक ऑडिटर सबके नॉलेज में लाया और सबने अग्री कर दिया, तो फिर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये हो गया ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अभी कवर किया। अगेन एक बात आप यहां पे और पढ़ेंगे, वैसे तो देखो ज्वाइंट ऑडिट में आप जनरली एक सिंगल रिपोर्ट इशू करते हो, राइट? एक कॉमन रिपोर्ट होती है। रिपोर्टिंग कैसे की जाती है? जनरली एक सिंगल ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है। पर मान लो अगर एक ज्वाइंट ऑडिटर का ओपिनियन कुछ और है, दूसरे का ओपिनियन कुछ और है, दोनों का ओपिनियन आपस में मैच नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में आप सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट्स इशू करेंगे और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट का भी रेफरेंस दे देंगे कि मेरे हिसाब से ओपिनियन ये है, पर जो ज्वाइंट ऑडिटर हैं ये उन्होंने एक डिफरेंट ऑडिट रिपोर्ट इशू की है जिनमें उनका ओपिनियन डिफरेंट है। तो आप रिपोर्टिंग के टाइम पे वैसे तो सिंगल ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे अगर आप क्या ओपिनियन सेम है, पर अगर आप डिसएग्री करते हैं एक दूसरे की बातों से तो आप डिफरेंट ऑडिट रिपोर्ट्स इशू करेंगे और एक दूसरे की रिपोर्ट में अपनी अपनी रिपोर्ट का रेफरेंस देंगे, राइट? और इसी के साथ साथ जब आप ज्वाइंट ऑडिट करते हैं तो आप क्या अलग अलग हर एक ऑडिटर, मान लो 4 ऑडिटर मिलके काम कर रहे हैं, तो क्या आप कॉमन एंगेजमेंट लेटर लेंगे? यस, कॉमन एंगेजमेंट, कॉमन मैनेजमेंट से मैनेजमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन लेटर लेते हो, एंगेजमेंट लेटर जो होता है वो कॉमन होता है, राइट? जब आप ज्वाइंट ऑडिट करते हैं तो सारे एंगेजमेंट पार्टनर्स और आपके टीम के जो की मेंबर्स होते हैं, सारे ज्वाइंट ऑडिटर्स, मान लो 2 लोग मिलकर ऑडिट कर रहे हैं, तो उनके एंगेजमेंट पार्टनर, उनकी टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स सब इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग में। जब आप स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन सेट करते हो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो दोनों ऑडिटर ज्वाइंटली मिलकर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऑडिटर ने बनाया दूसरा उसको ब्लाइंडली फॉलो करेगा, नहीं, ज्वाइंट प्लानिंग के साथ काम किया जाता है, ज्वाइंट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ज्वाइंटली सारे काम को एग्जीक्यूट किया जाता है, कॉमन एंगेजमेंट लेटर लिया जाता है, कॉमन रिप्रेजेंटेशन लेटर लिया जाता है। और एक और पॉइंट है, जब आप एक ज्वाइंट ऑडिट प्लान बनाओगे तो किन चीजों का ध्यान रखोगे? जब भी आप एक ज्वाइंट ऑडिट करोगे तो ज्वाइंट ऑडिट प्लान बनाओगे, ये पॉइंट ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया है, जब मैं आपको ऐसे 300 करवा रही थी 15 मिनट्स ऑडिट रिवीजन सीरीज में, तो ये ऐसे 300 में हमने ये पार्ट कवर कर लिया था, तो आप ये चीज वहां से कवर करेंगे। रेस्ट हमने ज्वाइंट ऑडिट ऐसे 299 को डिटेल में कवर कर लिया। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की रहती है, कॉमन एंगेजमेंट लेटर रहता है, ज्वाइंट प्लान और ज्वाइंट स्ट्रैटेजी को बनाया जाता है, तो ये सारी चीजें ऐसे 299 कहता है। जब भी आप ज्वाइंट ऑडिट करेंगे तो ज्वाइंट ऑडिट कैसे करेंगे? ज्वाइंट प्लान बनाएंगे, ज्वाइंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे और ज्वाइंटली सारे काम को किया जाएगा। कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लिया जाएगा। तो it was a 15 minutes quick revision of essay 299. I hope this video gave you a lot of confidence. I hope this video helped you a lot in your preparation. If yes, let me know in the comment section. And इसी तरह से और भी दूसरे नए essays आते रहेंगे, तो आप अपनी तैयारी को ऑन रखिए। और ये जो पॉइंट मैंने यहाँ नहीं कराया है, ये मैंने ऐसे 300 में आपको करवा दिया है, तो आप वहां से इस पॉइंट को पढ़ लेंगे कि ऑडिट प्लान बनाने के समय पे, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के समय पे किन चीजों को आप दिमाग में रखते हो, तो ये वही पॉइंट्स हैं, राइट? चलिए, ऑल राइट एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए, मेहनत को करते रहिए, एंड नेक्स्ट ऐसे मैं कौन सा लूं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।